हेलो एवरीवन। सो तीन लेंडर्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे, होम फर्स्ट फाइनेंस, बजाज हाउसिंग और 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। मेन फोकस दो पे रहेगा, होम फर्स्ट और 5 स्टार पे। बजाज हाउसिंग का आप में से कुछ लोगों ने अपडेट मांगा था, कैसा आगे का आउटलुक लगता है, तो शॉर्ट में उसको डिस्कस करेंगे। मेन देखेंगे कि होम फर्स्ट और 5 स्टार के जो रिजल्ट के बाद एक बड़ा करेक्शन आया उनके स्टॉक के अंदर। होम फर्स्ट तो आई थिंक लास्ट 2 डेज के अंदर 12-13% तक करेक्ट हो चुका है। 5 स्टार का भी कल रिजल्ट आया, आज हमने देखा 7-8% तक का करेक्शन था। एंड ऑफ द डे तक थोड़ी बहुत रिकवरी हुई। सो इनकी मैनेजमेंट की कैसी कमेंट्री है, बिजनेसेस का कैसा आउटलुक लगता है आगे, ये सारी चीजें अच्छे से समझेंगे। होम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सो होम फर्स्ट को भाई सेम आईडीएफसी वाला केस है। जब से ये चैनल स्टार्ट हुआ है तब से मैं उस बिजनेस को हर एक क्वार्टर में ट्रैक कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट, कॉन कॉल, एंड ये उसी कैटेगरी में आता है, एसबीएफसी वाली कैटेगरी में आता है। ये पूरे 2-3 साल अगर आप देखोगे लेंडिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे चैलेंजेस आए, बट होम फर्स्ट जो है वो काफी कंसिस्टेंट रहा अपने परफॉर्मेंस के साथ में, ग्रोथ के साथ में, एसेट क्वालिटी के साथ में। तो अभी तक तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आगे का गाइडेंस है इनका 28 से 30% की ग्रोथ का। आरओई थोड़ा सा नीचे आया बिकॉज इन्होंने क्यूआईपी रेज किया था 1250 करोड़ के आसपास का, वरना इनका आरओई 12-13% से 16-17% तक गया। और वही बड़ा रीजन था कि स्टॉक में हमने इतना बड़ा री रेटिंग देखा, 700 से ऑलमोस्ट 14-1500 तक इसके स्टॉक को रिवॉर्ड किया मार्केट ने। अब सबसे पहले इनके रिजल्ट देखते हैं कि Q1 के नंबर्स कैसे आए हैं इस कंपनी के। अगर आप नंबर्स देखोगे, लोन बुक देखोगे, एयूएम देखोगे इस कंपनी का, तो वाई वाई लेवल पे 29% का ग्रोथ है कंपनी के लोन बुक के अंदर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% का ग्रोथ है। एक एंगल से देख के जरूर हमको ये लग सकता है कि ग्रोथ में थोड़ा सा डिक्लाइन है, बिकॉज पहले ये कंपनी 32-34% के रेट से ग्रो करती थी, बट गाइडेंस हमेशा 30% का ही रहा है। बट स्टिल 30% अगर आप बोल रहे हो, 28-29% कर रहे हो, तो स्टिल अच्छा नंबर है ये। देन डिसबर्समेंट का अगर आप नंबर देखोगे, वाई वाई ग्रोथ थोड़ा सा इसमें घटा है, सिर्फ 7% का ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो नेगेटिव ग्रोथ है, -2.3% की ग्रोथ है कंपनी की Q4 के कंपैरिजन में। तो ये एक पहला हम इसको नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं इनके रिजल्ट के अंदर। ग्रॉस एनपीए इस कंपनी का बहुत क्वार्टर से अगर आप देखोगे तो 1.7% पे ही था, मतलब ना बढ़ता था ना और कम होता था। ये काफी क्वार्टर्स के बाद ये एक पहला क्वार्टर आया जहां पे 10 बेसिस पॉइंट का वाई एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज देखने को मिला है कंपनी के ग्रॉस एनपीए के अंदर, एसेट क्वालिटी के अंदर। ये दूसरा नेगेटिव पॉइंट। स्प्रेड इनका गाइडेंस रहता है 5 से 5.25% के बीच में हम मेंटेन करेंगे, और उतना ही है कंपनी का, स्टेबल है पिछले काफी क्वार्टर से। ओपेक्स टू एसेट भी स्टेबल है, इतना ही इनका गाइडेंस है, 2.6 से 2.7%। देन डीपीडी 30+, यानी वो कस्टमर्स जिनकी 2 EMIs मिस हो चुकी है, या फिर आप ऐसा बोलो कि वो कस्टमर्स जिनको 30 डेज से ज्यादा हो चुका है और अभी तक उनकी EMI नहीं आई है, ये नंबर 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है कंपनी के लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिक्वेंशियली, लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो ये एक और नेगेटिव पॉइंट है। देन पैट का नंबर अगर मैं देखूं तो ग्रोथ अच्छी है, 35-36% की ग्रोथ है, यानी ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है इस कंपनी को, जो कि जनरली हम होम फर्स्ट के साथ में देखते नहीं है। इनको ऑपरेटिंग लिवरेज इतना सॉलिड मिलता नहीं है, जितना लोन बुक ग्रोथ होता है उतना ही पैट ग्रोथ भी लगभग उसी के आसपास होता है। आरओई बढ़ा है बिकॉज आपने क्यूआईपी रेज किया है, और आरओई घटा है क्योंकि आपने सेम रीजन क्यूआईपी रेज किया है, तो आपका लेवरेज कम हो गया। अब अगर आप ये पूरा नंबर देखो और थोड़ा सा पैटर्न या डॉट्स कनेक्ट करो, हुआ क्या है कंपनी के साथ में, लोन बुक का ग्रोथ रेट थोड़ा सा घटा है पहले के कंपैरिजन में। डिसबर्समेंट का नंबर काफी काफी गिर गया है कंपनी का, यानी कि फ्रेश लोन जो मैं दे रहा हूं उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। और उसके साथ में एनपीए बढ़ गए हैं, एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा इंक्रीज, डिटोरिएशन देखने को मिला है। अगर आपको याद हो, हमने Q2 में 5 स्टार को डिस्कस किया था, और भी ऐसे पास्ट में बहुत सारे बिजनेसेस के केस डिस्कस किए हैं। इस तरीके का जब पैटर्न होता है ना, तो एक बहुत कॉमन परसेप्शन, एक बहुत कॉमन चीज निकल करके आती है, जिसके चांसेस बहुत हाई लगते हैं मार्केट को। और इसीलिए आप देखोगे कि रिजल्ट के बाद सडनली, कॉन कॉल से पहले एक बहुत बड़ा नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिलता है ऐसे किसी भी लेंडर के स्टॉक्स को, मतलब उसके स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलता है। क्यों? बिकॉज इससे आइडिया ये लगता है कि आप ग्रोथ घटा रहे हो, यानी फ्रेश लोन देने में आप थोड़ा सा झिझक रहे हो, एक तरीके से रेजिस्ट कर रहे हो, और उसके साथ में आपका एनपीए बढ़ रहा है। तो मतलब करंट जो इन्वायरमेंट है कस्टमर्स का, उसको लेकर के आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, ऐसा परसेप्शन निकलता है जनरली जब भी एक लेंडर इस तरीके के नंबर्स रिपोर्ट करता है। अब हुआ क्या है वो ऑफकोर्स अभी हम कॉन कॉल में और अच्छे से समझेंगे। देन इनका अगर आप कस्टमर प्रोफाइल देखो, तो ये जितनी भी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, होम फर्स्ट है, इंडिया शेल्टर है, एप्टस है, आपका और जितनी भी कंपनीज हैं, उनके टारगेट कस्टमर्स यही होते हैं। मतलब अगर वो कह रहे हैं कि हमारा फॉर्मल सैलरीड कस्टमर है, तो फॉर्मल सैलरीड मतलब वो कोई कॉर्पोरेट में जॉब नहीं करता है या कोई बड़ी एमएनसी में जॉब नहीं करता है। फॉर्मल सैलरीड मतलब कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, फैसिलिटी है, वहां पे वो जॉब करता है, वहां पे वो वर्कर है।
इनफॉर्मल सैलरीड है तो मतलब कोई लोकल वर्कशॉप है या कोई आपका सर्विस सेंटर है जहां पे वो जॉब करता है, वो इनफॉर्मल सैलरीड के अंदर आ गया। एंड सेल्फ एम्प्लॉयड में आपके जैसे किसी कोई फूड वेंडर है, कोई स्ट्रीट वेंडर है, किसी का गारमेंट का शॉप है, जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स होते हैं, उस तरीके का बिजनेस है, वो आपका सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आ गया। तो ये इनके टारगेट कस्टमर्स होते हैं, मतलब इनको हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोल सकते हैं, लोअर इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स बोल सकते हैं, उस कैटेगरी में ये फॉल करते हैं। ये इनका टारगेट कस्टमर है। अब इनका कुछ जो एसेट क्वालिटी पे और इन्होंने नंबर्स रिपोर्ट करे हैं उसको एक बार देख लेते हैं। सो जैसे सबसे पहले तो इनका प्रोडक्ट मिक्स अगर आप देखो तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग इंडस्ट्री के अंदर होम फर्स्ट और इसके साथ में आधार हाउसिंग, ये दो ऐसे कंपनीज हैं जो होम लोन सबसे ज्यादा देते हैं। आप देखोगे 83% इस कंपनी का जो लोन बुक है वो प्योर होम लोन है। बाकी जो 16-17 है वो कंपनी ने शॉप लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वगैरह दिया हुआ है। और इसके कंपैरिजन में आप बाकी प्लेयर्स को देखोगे जैसे आवास है या इंडिया शेल्टर भी है इवन, ये सारी कंपनीज 30% से जो 40% लोन बुक होता है इनका, वो इनका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है। ये एमएसएमईज को लोन देते हैं या फिर अपने इन्हीं होम लोन वाले कस्टमर्स को उनके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन देते हैं, उसमें यील्ड थोड़ा सा बेटर होता है। लेकिन होम फर्स्ट और आधार ये आपका प्योरली फोकस करता है होम लोन की तरफ। देन कस्टमर मिक्स अगर आप इनका देखोगे तो इस चीज में भी होम फर्स्ट आपका टॉप 1-2 में आता है, जो सैलरीड कस्टमर्स को ज्यादा लोन देता है। 68% इसके कस्टमर सैलरीड होते हैं, बाकी 32% सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर आते हैं। एंड देन इनका यील्ड अगर हम देखें तो यील्ड आप देखोगे स्टेबल है, पिछले काफी एक साल से ऑलमोस्ट 13.5% का यील्ड है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी ऑलमोस्ट स्टेबल है 8.4% का। उसी की वजह से कंपनी का स्प्रेड भी स्टेबल है, जितना गाइडेंस है 5 से 5.25%, उसी के आसपास कंपनी का स्प्रेड है। देन एसेट क्वालिटी में क्या प्रॉब्लम आया है, तो यहां पे अगर आप देखोगे कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर कंपनी का जो फरवरी मार्च में ऑलमोस्ट 98% के आसपास था। इसमें दो चीजें हैं, एक कलेक्शन एफिशिएंसी है, मतलब ये जो आपको ब्लू वाला जो कलेक्शन एफिशिएंसी है ये बता रहा है कि मार्च के मंथ में मेरे कितने कस्टमर से ड्यू था, ईएमआई कितने कस्टमर से आना था, उसमें से कितने कस्टमर्स ने मुझे पे किया, तो वो 98% रहा, 97.6% रहा। ये जो 99% है ये आपको ये बता रहा है कि मार्च में टोटल ईएमआई कितना ड्यू था। अब टोटल के अंदर जो है वो पास्ट मंथ्स के ईएमआई भी इंक्लूड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जनवरी में किसी कस्टमर का ईएमआई ड्यू मतलब मिस हो गया था, तो वो मार्च में पे कर रहा है, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो हमको मतलब अगर थोड़ा सा और कंजर्वेटिवली देखना है तो ये वाला देखना है, जिसको बोलते हैं यूनिक कस्टमर कलेक्शन, इसको बोलते हैं ओवरऑल कस्टमर कलेक्शन का डेटा। सो दोनों में आप देखोगे यहां 99 था, यहां 97.6 है। दोनों में अप्रैल मई जून इन तीनों मंथ्स में इसके कंपैरिजन में फॉल देखने को मिला है, चाहे यूनिक कस्टमर का डेटा हो चाहे ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर देखें। यानी जितना मुझे ईएमआई कलेक्ट करना था उससे मैंने कम ईएमआई कलेक्ट करे हैं, जिसकी वजह से मेरा मतलब 30+ ही नहीं बढ़ा है, मेरा 1+ भी बढ़ गया। 1+ बढ़ने का मतलब क्या है कि 0 से 30+ मतलब कि वो उस कस्टमर को अब मोर देन 1 मंथ हो चुका है, उसका ईएमआई नहीं आया है। और ये वाला हो गया आपका, आप इसको 15+ भी बोल सकते हो कि 30 डेज तक इसका ईएमआई अभी आया नहीं है। तो इसमें अगर आप इंक्रीज देखोगे 4.5 से 5.4%, ऑलमोस्ट 1% का इंक्रीज। और इसमें इंक्रीज देखोगे तो 3% से 3.5%, यानी 50 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज। एज अ रिजल्ट ग्रॉस एनपीए मेरा 10% से इंक्रीज हो गया। और ये सारी चीजें इंक्रीज हुई हैं, इसलिए अगर आप इनका पीएनएल देखोगे सो यहां पे आपको दिखेगा क्रेडिट कॉस्ट कंपनी का मोर देन डबल हो गया। लगभग 5 करोड़ का क्रेडिट कॉस्ट था लास्ट ईयर, इस बार कंपनी का 11-12 करोड़ के आसपास का क्रेडिट कॉस्ट हुआ है। हालांकि अगर इनका नेट इंटरेस्ट इनकम, टोटल इनकम, इनफैक्ट ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं हम, इस यहां पे 41% की ग्रोथ है, लेकिन पैट में आपको 35% का ग्रोथ दिख रहा है। बिकॉज इसके बीच में जो आपका क्रेडिट कॉस्ट होता है, प्रोविजन जहां पे करता है लेंडर, वो इनको बढ़ाना पड़ा है, क्योंकि आपका 1+ बढ़ गया, 30+ डीपीडी बढ़ गया, ग्रॉस एनपीए बढ़ गया, ओवरऑल एसेट क्वालिटी मतलब अगर हम समझे तो डिटोरियोरेट हुआ है, तो आपको प्रोविजन बढ़ाना पड़ा, जिसका इंपैक्ट आपके प्रॉफिट के ऊपर आया है। सो ये ओवरऑल नंबर्स हैं होम फर्स्ट के। अब अगर मैं नंबर्स देखूं तो ऑफकोर्स ये नंबर्स अच्छे नहीं है, ये नंबर्स किसी भी लेंडर्स के हो, मतलब मैं सिर्फ ग्रोथ देख करके एक्साइट नहीं हो सकता। इसीलिए हम बार बार डिस्कस करते हैं कि ग्रोथ अच्छी बात है, लेकिन मुझे क्वालिटी ऑफ ग्रोथ पे भी ज्यादा फोकस करना है, स्पेशली लेंडिंग बिजनेसेस के केस में। तो आप देखोगे मार्केट ने इसको रिवॉर्ड नहीं किया, इसने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया 35-36%, लोन बुक ग्रोथ दिखाया 28-29%, उसके बाद भी स्टॉक में हमने डी रेटिंग देखी है, एक सीवियर करेक्शन देखा। क्यों? बिकॉज आपके जो कोर फंडामेंटल्स हैं लेंडिंग बिजनेस के, वो सब डिटोरियोरेट हुए हैं।
और लैंडिंग बिजनेस में अगर आपकी एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम है ना, तो आप ग्रोथ 50% भी दिखा दो, मार्केट आपके स्टॉक को पनिश ही करेगा, बिकॉज परसेप्शन ये जाता है कि आने वाले क्वार्टर्स में यानी इंक्रीमेंटल अर्निंग कैपेबिलिटी जो है उस लैंडिंग बिजनेस की, उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये ओवरऑल नंबर्स हैं। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने इस पे क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, क्या क्लैरिफिकेशन दिया है। पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे जो जो प्रॉब्लम्स है। 3 प्रॉब्लम्स है ना मेन हमारा। मेन तो डिसबर्समेंट ग्रोथ क्यों आपका स्लो हुआ, क्या मतलब कुछ आप प्रॉब्लम देख रहे हो, आने वाले टाइम में ग्रोथ घट सकता है। दूसरा, एसेट क्वालिटी में डिटोरिएशन क्यों हुआ, आपका डीपीडी का नंबर क्यों बढ़ा। और तीसरा, आगे का आप क्या आउटलुक दे रहे हो। इन 3 चीजों को इन 3 चीजों पे हमको क्लैरिफिकेशन चाहिए। सबसे पहले आता है डिसबर्समेंट का नंबर। अब मैनेजमेंट कह रहा है कि डिसबर्समेंट नंबर जो हमारा आपको स्लो दिख रहा है, -2% का ग्रोथ आपको, नेगेटिव ग्रोथ देखने को आपको मिल रहा है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो पहला रीजन तो उसका ये है कि Q1 इन जनरल लैंडिंग इंडस्ट्री के लिए सीजनली वीक होता है। वी ऑल नो कि Q1 जो है, फर्स्ट क्वार्टर जो है वो आपका अच्छा नहीं होता है, और आप किसी भी लैंडर का देखोगे तो मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ आपको नहीं दिखेगा इन टर्म्स ऑफ डिसबर्समेंट, लोन बुक, इवन एसेट क्वालिटी में भी। लेकिन इस कंपनी का कहना है कि उसके अलावा हमको थोड़ा सा और एक तरीके से चैलेंज देखने को मिला अप्रैल मंथ के अंदर स्पेसिफिकली। और अप्रैल में हमने जितना डिसबर्समेंट टारगेट किया था उससे लगभग 40-50 करोड़ हम शॉर्ट रह गए। अप्रैल हमारे लिए इन पर्टिकुलर, अगर हम तीनों मंथ्स को देखें, अप्रैल मई जून, तो अप्रैल हमारे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहा। मतलब जो फर्स्ट मंथ है उसी में हम थोड़े से पीछे हो गए अपने टारगेट से, जिसकी वजह से मई और जून में हमको रिकवरी देखने को मिली। डिसबर्समेंट का नंबर पिकअप किया हमारा मई जून में, लेकिन क्योंकि अप्रैल में नंबर काफी डाउन था, तो ओवरऑल जो Q1 का आपको डिसबर्समेंट ग्रोथ दिख रहा है वो स्लो है। बट मैनेजमेंट का कहना है कि हम कॉन्फिडेंट हैं, जो हमारे पूरे साल का गाइडेंस है डिसबर्समेंट का कि 20% से डिसबर्समेंट हमारा ग्रो करेगा, उसको लेकर के हम कॉन्फिडेंट हैं और वो हम अचीव कर लेंगे। अब ये जो Q1 में थोड़ा सा सीजनली इनका मतलब जो वीक गया था स्पेशली अप्रैल के अंदर, उसमें कंपनी बता रही है कि तमिलनाडु और तेलंगाना, इन ये 2 पर्टिकुलर एरियाज है जहां पे डिसबर्समेंट उतना नहीं हुआ अप्रैल में जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। उसी वजह से पूरे क्वार्टर का जो टारगेट है वो 50, 60, 70 करोड़ से शॉर्ट रह गया। लेकिन अब पॉइंट ये आता है कि फर्स्ट क्वार्टर में आप शॉर्ट रह गए, उसका मतलब नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स में आपको पिकअप करना पड़ेगा। तो इस पे मैनेजमेंट ने काफी अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया है कि अगर आप देखोगे हमारा पूरे साल का टारगेट है 20% से डिसबर्समेंट को ग्रो करना है। फर्स्ट क्वार्टर में हमारा स्टार्ट स्लो रहा है ऑफकोर्स, लेकिन ये हमने लास्ट ईयर भी किया है। आपको भी याद होगा हमने अराउंड Q3 में इस कंपनी का जो एनालिसिस किया था होम फर्स्ट का, Q3 में भी इनका डिसबर्समेंट का नंबर डिप हुआ था, बिकॉज कर्नाटका में वो ई खाता वगैरह लॉन्च हुआ था, तो इस कंपनी का डिसबर्समेंट वहां पे गिर गया था Q3 के अंदर। स्टिल इन्होंने फुल ईयर का गाइडेंस जो है वो अचीव कर लिया था, बिकॉज Q4 में नंबर्स पिकअप किए कंपनी के। तो वही एग्जांपल दे रही है मैनेजमेंट कि हमने लास्ट ईयर भी ये किया था, इस साल भी हम कॉन्फिडेंट है और इनको ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैनेजमेंट कह रहा है हर एक क्वार्टर में हमको 100 करोड़ से अपने डिसबर्समेंट के नंबर को इंक्रीज करना है। जैसे Q2 में ये टारगेट कर रहे हैं कि 1350 करोड़ का डिसबर्समेंट करेंगे, देन Q4 में हम 1450 करोड़ का डिसबर्समेंट करेंगे और Q4 के अंदर 1550 करोड़ का डिसबर्समेंट रहेगा। तो ये इनका ओवरऑल व्यू है डिसबर्समेंट्स को लेकर के कि Q1 में अप्रैल थोड़ा चैलेंजिंग था इसलिए थोड़ा पीछे रह गए, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में उसको हम पिकअप कर लेंगे, उसको लेके मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है। तो डिसबर्समेंट पे क्लियर हो गया। दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसेट क्वालिटी में क्या हुआ है। एसेट क्वालिटी में भी पहला पॉइंट तो वही है कि सीजनली वीक होता है, और वी नो अगर आप हर साल Q1 में सारी लैंडिंग बिजनेसेस को देखोगे, बैंक्स, एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, तो आपको ऑलमोस्ट 70-80% लेंडर्स का जो दिखेगा Q1 का एसेट क्वालिटी का नंबर वो थोड़ा सा वीक दिखेगा इन कंपैरिजन टू Q4। ये इन जनरल है। तो कंपनी कह रही है कि जो 300 बेसिस पॉइंट का इंपैक्ट होता है ना, वो तो ऑलरेडी आपको एक्सपेक्टेड ही होता है अक्रॉस बकेट्स। मतलब मैं एनपीए नहीं बोल रहा, अक्रॉस बकेट्स, जिसमें डीपीडीज भी आ जाते हैं, आपके 15+ भी आ जाता है, 0+ भी आ जाता है। तो 300 बेसिस पॉइंट का ऑलरेडी एक्सपेक्टेड होता है। हमारा इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा आया Q1 में इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी। वो क्यों आया? बिकॉज कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पे हमको थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला, कुछ थोड़े थोड़े स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स देखने को मिले। कौन से एरियाज थे? तो पहला तो सूरत, दूसरा आपका कोयम्बटूर एंड आपका तिरुपुरा। ये तमिलनाडु में ही आता है, ये भी कोयम्बटूर तिरुपुरा आपका। तो ये 3 एरियाज हैं बेसिकली जहां पे मैनेजमेंट का कहना है हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा सा स्ट्रेस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ चैलेंजेस वहां पे फेस करने पड़े, जिसकी वजह से हमारा डीपीडी और एसेट क्वालिटी थोड़ा सा डिटेरियोरेट हुआ इन Q1। अब ये तीनों एरियाज अगर आप देखोगे ना, तो ये इंडस्ट्रियल हब है, मतलब चाहे टेक्सटाइल का हो, डायमंड का हो, मैन्युफैक्चरिंग का हो, ये तीनों एरियाज इंडस्ट्रियल हब है।
सो मैनेजमेंट कह रहा है कि एक तो यहाँ पे चैलेंज ये देखने को मिला कि Q1 में आई मीन सबसे पहले पॉइंट आता है कि हम Q1 को सीजनली वीक क्यों बोलते हैं लैंडिंग इंडस्ट्री के लिए। तो उसमें वीक इसलिए बोला जाता है बिकॉज Q1 में Q4 के बाद में एक आपके जो बच्चों के स्कूल्स वगैरह ओपन होते हैं, तो इन जनरल कस्टमर्स के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, आपको एडमिशन फीस पे करनी होती है पूरे साल की, ये सारे एक्सपेंसेस आपके ऐड हो जाते हैं। फिर उसके ऊपर से आपका सीजन क्योंकि चेंज होता है तो प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी स्लो पिकअप करना स्टार्ट करती है। Q4 से हम एकदम समर में एंटर करते हैं, और उसके बाद वेकेशंस वगैरह का भी टाइम होता है Q1 में, मई जून के अराउंड। तो ये दो तीन स्पेसिफिक रीजंस है जिसकी वजह से Q1 इन जनरल स्लो डाउन तो होता ही है लैंडिंग इंडस्ट्री के लिए। ये कंपनी क्या कह रही है उसके साथ में कि इन स्पेसिफिक एरियाज में ओवरऑल जो मतलब एम्प्लॉयमेंट की जो प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ी सी वीक रही है। जैसे जैसे कई सारी फैक्ट्रीज में जितनी हायरिंग होनी थी उतनी हायरिंग नहीं हुई, कितने एम्प्लॉयज को जो इंक्रीमेंट मिलना था वो इंक्रीमेंट नहीं मिला, उसके ऊपर से थोड़ा सा माइग्रेशन वगैरह का भी रहता है Q1 में। सो ये कुछ मल्टीपल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से Q1 हमारा इन एरियाज में थोड़ा सा स्लो होता हुआ दिखा। इसके अलावा कुछ मैक्रो इश्यूज भी हैं। सो मैक्रो में जैसे SBFC के कॉन कॉल में उनकी मैनेजमेंट ने एक्चुअली बताया था कि अगर आप मतलब अगर आप एक तरीके से क्रेडिट को कंट्रोल करते हो ना, फॉर एग्जांपल अगर आप माइक्रो फाइनेंस में लोन नहीं दे रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि उसका बेनिफिट या उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको सिर्फ माइक्रो फाइनेंस में देखने को मिलेगा। वो इंपैक्ट जो है वो फ्लो होता है पूरी इकोनॉमी के अंदर। बिकॉज अगर हम 1-2 साल पहले की बात करें तो पूरा माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री 30-40% से ग्रो करता था। अभी क्या हो रहा है, लास्ट 1 साल से हर एक माइक्रो फाइनेंस लेंडर ने लोन देना बंद कर दिया है। मतलब मोस्टली जो लेंडर्स हैं वो तो बिल्कुल सिक्योर्ड लोन्स की तरफ भाग रहे हैं। कुछ जो लेंडर्स हैं वो सिर्फ 2-4% से अपने लोन बुक को ग्रो कर रहे हैं, वो भी सिर्फ उन कस्टमर्स को जिनकी क्रेडिट क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब जो एक तरीके से आप बोलोगे तो सिक्योर लेंडिंग में आने वाले कस्टमर्स हैं, इतनी क्वालिटी है। सो जहां पहले उनके पास इतना सारा कैश आ रहा था, इतना सारी लिक्विडिटी उनके पास आ रही थी, तो वो बहुत सारे जगह पे स्पेंड भी कर रहे थे। मतलब आपकी जो जो हम बोलते हैं कि डिजायर वाले जो एक्सपेंसेस होते हैं, एस्पिरेशन वाले जो एक्सपेंसेस होते हैं, उस पे स्पेंडिंग भी इंक्रीज हो रहा था। तो जो उसके रिलेटेड बिजनेसेस हैं उनमें भी एक तरीके से ग्रोथ वगैरह देखने को मिल रही थी। लेकिन जब पिछले 6 महीने में 9 महीने में वहां पे एकदम से लिक्विडिटी स्क्वीज कर दी गई है, एकदम से पॉज लगा दिया गया है, तो उसका इंपैक्ट माइक्रो फाइनेंस के साथ साथ उन इंडस्ट्रीज पे भी देखने को मिल रहा है, उन फैक्ट्रीज पे देखने को मिल रहा है, उन सर्विस इंडस्ट्रीज पे देखने को मिल रहा है। सो वही होम फर्स्ट फाइनेंस की मैनेजमेंट का कहना है, और SBFC ने भी सेम ये चीज बोला था कि थोड़ा सा मैक्रो लेवल पे स्लो डाउन भी देखने को मिला है। लेकिन क्या ये बड़ा स्ट्रेस है? मैनेजमेंट कह रहा है नहीं, वो इसलिए नहीं है बिकॉज सूरत में जो इनको थोड़ा बहुत चैलेंज देखने को मिला Q1 में, वो जुलाई में इनको काफी अच्छी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। उसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? मैनेजमेंट कह रहा है कि जिन कस्टमर्स ने 1 या 2 EMIs मिस कर दी थी अप्रैल और जून के बीच में, तो उन कस्टमर्स ने जुलाई में हमें 2-2 मंथ्स की EMI पे करी है। तो ये हमको क्या दिखा रहा है कि उन कस्टमर्स की एबिलिटी टू पे वाला जो पार्ट होता है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। शॉर्ट टर्म का थोड़ा बहुत इशू आया था, लेकिन वापस से वो रिकवर करना स्टार्ट कर गए हैं जुलाई के अंदर। और मैनेजमेंट काफी होपफुल है कि कोयम्बटूर और तिरुपुरा जो एरिया है, जो बाकी के 2 एरिया हैं, उसमें भी इनको अच्छा पिकअप देखने को मिलेगा आने वाले क्वार्टर के अंदर। इस वजह से इन्होंने पूरे साल का जो क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है ना, उसको बढ़ाया नहीं है, वो सेम रखा है 30 से 40 बेसिस पॉइंट। हालांकि इस क्वार्टर में क्रेडिट कॉस्ट बहुत बढ़ गया इस कंपनी का, लेकिन पूरे साल के लिए कॉन्फिडेंट है कि 30 से 40 बेसिस पॉइंट का हमारा क्रेडिट कॉस्ट रहेगा। अनलाइक SBFC जिन्होंने क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस थोड़ा सा बढ़ाया, आई थिंक 10-15 बेसिस पॉइंट उन्होंने इंक्रीज किया है। लेकिन उनका कहना है कि ये एज ऑफ नाउ है, Q1 में जिस तरीके की हमें चीजें लग रही है, आगे अगर चीजें ठीक होगी तो हम उसको कम भी कर सकते हैं। होम फर्स्ट कह रहा है कि Q1 में चैलेंज था, लेकिन क्योंकि जुलाई ऑनवर्ड्स हमको रिकवरी देखने को मिल रही है, सो वी आर कॉन्फिडेंट कि सेम क्रेडिट कॉस्ट हमारा रहेगा, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा सीरियस स्ट्रेस वगैरह देखने को नहीं मिला है। इस पूरे कॉन कॉल में इनको बहुत बार ये चीज पूछा गया, वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला जो इनका बुक है उसके रिलेटेड पूछा गया। एक्चुअली मैं भी क्यू में था कि अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मेरा भी क्वेश्चन वही था कि क्या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आप इशू देख रहे हो, बिकॉज बहुत सारे लेंडर्स ने ना ये हाईलाइट किया है कि MSME में या अनसिक्योर्ड MSMEs में या आपके जो लैप वाला जो प्रोडक्ट है उसमें थोड़ी डेलिक्वेंसीज बढ़ रही है। बट इनकी मैनेजमेंट ने ये क्लियर किया है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर ज्योग्राफी नहीं है, कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं है जहां पे हमको कुछ प्रॉब्लम या चैलेंज देखने को मिल रहा हो। और इनफैक्ट इनका तो कहना है कि हमारे पास में ये एडवांटेज है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हमारा सिर्फ 16-17% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि फिर हमारे पास में ये चॉइस होती है कि हम सिर्फ अच्छे कस्टमर्स के साथ में काम करेंगे। हमारा ये बुक 30-40% नहीं है कि हमको मार्केट में जाके इस बुक को ग्रो करना ही है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है हमारे पास। तो कंपनी कह रही है दोनों बुक अच्छा कर रहा है, हमारा वो होम लोन वाला भी और हमारा लैप वाला भी। देन और अगर हम पॉइंट देखें इनके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यील्ड वगैरह को लेकर के,
सो ईल्ड पे इनका कहना है कि हमारे पास में एक एडवांटेज है कि कल को चल के अगर कंपटीशन इंटेंसिटी बढ़ती है हमारे हमारे इंडस्ट्री में, कुछ लोग यहाँ पे एंटर करने को कोशिश करते हैं, तो हम ईल्ड को और कम कर सकते हैं और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इनका इंप्रूव होगा इस साल। 3-4 लीवर्स हैं इनके पास कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को इंप्रूव करने के। सबसे पहला लीवर है, कंपनी ने फंड रेज किया है। सो 1250 करोड़ का फंड रेज किया है, तो डेट टू इक्विटी कंपनी का कम हो गया इससे। दूसरा, इनकी क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हुई है, अभी रिसेंटली रेटिंग अपग्रेड हुई है कंपनी की, उसकी वजह से भी इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंप्रूव हो सकता है। और तीसरा, तो हम देख रहे हैं कि आरबीआई ने वैसे ही रेट कट्स किए हैं, प्लस थोड़ा बहुत रेट कट और एक्सपेक्टेड है एटलीस्ट 25 बेसिस पॉइंट का, तो उसका भी एडवांटेज कंपनी को आएगा। पूरे साल में ये 50 से 60 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के अंदर। तो हालांकि अब इसका पूरा बेनिफिट इनको मार्जिन में मिलेगा नहीं मिलेगा वो देखना होगा, बिकॉज ये ईल्ड को भी कम करने की बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट इन्होंने गाइडेंस नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने बोला है कि कल को अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो हम ईल्ड को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। स्प्रेड लेकिन मेंटेन रखेंगे, ये 5 से 5.25% का गाइडेंस है इनका कि स्प्रेड उतना ही रहेगा। तो स्प्रेड नीचे नहीं आएगा, मेरा स्प्रेड उतना ही रहेगा, लेकिन मैं ईल्ड के साथ प्ले कर सकता हूं अगर मुझे एड ऑन एडवांटेज मिलता है बैंक्स के साथ में। तो ये सारी अच्छी कमेंट्री है मैनेजमेंट की तरफ से। बाकी ग्रोथ वगैरह को लेकर के इन्होंने सेम गाइडेंस रखा है कि 28 से 30% का ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं फुल ईयर का। आरओई के लिए मैनेजमेंट ने बोला है कि नेक्स्ट 5 से 6 क्वार्टर के अंदर हमारा आरओई दोबारा 15% क्रॉस कर लेगा। फंड रेजिंग से पहले तो ये 17% तक पहुंचने वाले थे, लेकिन अभी थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन 1-1.5 साल का टाइम और है, तो कंपनी आरओई भी 15% का टारगेट कर रही है। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, नंबर्स देख के जरूर थोड़ा सा सीरियस एक स्ट्रेस लग रहा था कि क्या कुछ बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन कमेंट्री मैनेजमेंट की काफी कॉन्फिडेंट रही है। इनफैक्ट अगर आप कॉन कॉल सुनोगे, पढ़ोगे नहीं, सुनोगे, तो मैनेजमेंट का वो मतलब जो वर्ड्स हैं वो देख के भी लगता है कि वो कॉन्फिडेंट है। इनफैक्ट पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड भी दिखाता है होम फर्स्ट का कि कुछ ऐसा सीरियस स्ट्रेस कभी रहा नहीं है लास्ट 3-4-5 सालों में। काफी सारे साइकिल्स आए, बहुत सारे लेंडर्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ा, ये अभी तक सेफ रहे, इन्होंने अच्छे से हर एक साइकिल को मैनेज किया है। बट अगेन कोई ऐसा गारंटी तो है नहीं किसी चीज का, तो वो हमको ट्रैक करना है। एक चीज और हुई है होम फर्स्ट के साथ में कि इनका वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच हो गया था पहले। मतलब फंड रेजिंग से पहले तो इनका प्राइस टू बुक 5 के आसपास जा रहा था, फंड रेजिंग के बाद प्राइस टू बुक थोड़ा कम हुआ। स्टिल बाकी प्लेयर्स से काफी प्रीमियम पे ये ट्रेड कर रहा था, अराउंड 4.2 4.3 का प्राइस टू बुक था। सो अभी ये जो 13-14% का करेक्शन आया है, वो उससे थोड़ा सा स्टॉक अब ठीक ठाक लेवल पे लग रहा है। 3.5 का 3.6 का प्राइस टू बुक है। बट वी हैव टू ट्रैक कि आने वाले क्वार्टर्स में जो मैनेजमेंट बोल रहा है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। कोई सीरियस कंसर्न नहीं है, बट लेट्स सी आने वाले क्वार्टर्स कंपनी के लिए कैसे रहते हैं। मैं इन जनरल इस तरीके का जब केस होता है, स्पेशली लेंडिंग बिजनेस के साथ में, तो ऑप्टिमिस्टिक तो होता हूं अगर बिजनेस का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और मैनेजमेंट अभी भी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है। लेकिन मैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होऊंगा, मतलब मैं क्लोजली मॉनिटर करूंगा, और जब तक ये फेस निकल नहीं जाएगा ना, जब तक मुझे दिख नहीं जाता कि हाँ ठीक है, ये जो बढ़ा था ये वापस से इंप्रूव होना स्टार्ट हो गया है, तो तब तक दोबारा से वैसा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो थोड़ा सा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। बाकी देखते हैं कि आगे का डायरेक्शन कैसा रहता है इस बिजनेस का। दूसरी बात करते हैं बजाज हाउसिंग की, शॉर्ट डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। बजाज हाउसिंग के रिजल्ट अच्छे आए हैं, नंबर्स तो जो जैसा इन्होंने बोला वैसा ही लगभग रिपोर्ट किया है। एसेट क्वालिटी स्टेबल रही है कंपनी की, हार्डली 1 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज है ग्रॉस एनपीए का। क्रेडिट कॉस्ट इनका देखोगे आप तो 16 बेसिस पॉइंट का है, मतलब बहुत बहुत सिक्योर लेंडर है ये, प्राइम कस्टमर से डील करते हैं इन जनरल। लेकिन बजाज हाउसिंग के साथ में नेगेटिव चीज क्या हुई है? नेगेटिव चीज हुई है इनके गाइडेंस की। तो पहले ये मैनेजमेंट की गाइडेंस थी कि 24-25% के रेट से हम ग्रो करेंगे, अब इन्होंने गाइडेंस दे दिया है 21 से 23% का। सो जब भी कोई मैनेजमेंट स्पेशली लेंडर अगर ग्रोथ गाइडेंस घटाता है ना, तो उसमें दो में से अगर एक रीजन ये हो कि एसेट क्वालिटी को देख करके वो गाइडेंस घटा रहा है कि कल को चल के हमें लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या थोड़ा सा क्रेडिट एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है, अगर ये वाले रीजन से वो गाइडेंस घटा रहा है, तो आप देखोगे उसके स्टॉक को बहुत पनिश किया जाता है। लेकिन बजाज हाउसिंग के साथ में क्या है कि इन्होंने ये रीजन नहीं दिया है, उनका रीजन है कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे लास्ट कुछ टाइम में आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम किए हैं, बहुत सारे बैंक्स के इंटरेस्ट रेट अब कम हो चुके हैं। तो बजाज हाउसिंग जो डील करता है वो प्राइम नियर प्राइम कस्टमर्स के साथ में डील करता है, मतलब ये अफोर्डेबल में नहीं है। अफोर्डेबल में इन्होंने एंटर करना स्टार्ट किया है, बिल्ड कर रहे हैं उसको। अभी सिर्फ 15-16% ही इनका अफोर्डेबल है होम लोन का, बाकी प्योर ये प्राइम कस्टमर्स के साथ में डील करते हैं। तो प्राइम कस्टमर्स को आप जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हो वो कम चार्ज करते हो। अब क्योंकि बैंकों ने इंटरेस्ट रेट कट कर दिया अभी रिसेंटली, तो बजाज हाउसिंग का जो सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट ये चार्ज करते हैं कस्टमर को, वो 7.4-7.5% होता है। और बैंक्स अभी ऑलरेडी जो कस्टमर्स को होम लोन पे इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं वो 7.3 से 7.7-7.8% के आसपास दे रहे हैं। तो आप ये देखो कितना बड़ा यहाँ पे गैप जो है वो कम हो चुका है।
मतलब कस्टमर के पास आज ऑप्शन है कि वो बैंक से लोन ले सकता है इन कंपैरिजन टू बजाज हाउसिंग। तो ये एक बड़ा चैलेंज हो गया बजाज हाउसिंग के लिए, इसीलिए उन्होंने लोन बुक की ग्रोथ का गाइडेंस थोड़ा सा कम कर दिया। एसेट क्वालिटी पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजमेंट अभी भी कॉन्फिडेंट है, लेकिन कंपटीशन इंटेंसिटी बढ़ गई है, बैंक्स जो है वो उनके मार्केट में एंटर करने को देख रहे हैं, तो उन्होंने ग्रोथ गाइडेंस को कम कर दिया है 21 से 23%। दूसरा, इसकी वजह से उनके यील्ड पे भी थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, स्प्रेड पे प्रेशर पड़ेगा, तो मैनेजमेंट कह रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी एटलीस्ट FY26 में। हालांकि मीडियम टर्म का गाइडेंस इन्होंने अभी भी वही 24 से 25% रखा है, लेकिन मीडियम टर्म तो आपका ये शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म तक आप पहुंचोगे ना, तो शॉर्ट टर्म में अगर आपके चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे तो वो जो मीडियम टर्म का गाइडेंस है वो भी इंपैक्ट होगा। तो इसलिए मार्केट पहले ये देखता है कि आप अभी क्या कर रहे हो, नियर फ्यूचर में क्या कर रहे हो, उसके बाद वो आपकी कहानी सुनेगा कि 3 साल 5 साल 10 साल में आप कहां पहुंचने वाले हो। बिकॉज आज के एक्शन आपको वहां तक लेके जाएंगे ना, तो पहले आप ये वाला चैलेंज तो क्रॉस करो। सो अभी इनके लिए इंपॉर्टेंट ये कि ये जो हाई कंपटीशन इंटेंसिटी वाला चैलेंज सिनेरियो बना है उसको ये कैसे फेस करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक्चुअली जो होम फर्स्ट ने भी अपने कॉन कॉल में बोला, आप अगर देखोगे ना तो बहुत सारे अब ये जो प्राइम लेंडर्स हैं, इवन कुछ बैंक्स भी जो हैं, वो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के अंदर एंटर करते जा रहे हैं। ये लास्ट 2-3 क्वार्टर से काफी एग्रेसिवली हो रहा है। तो होम फर्स्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली इसके ऊपर कि ये लोग क्यों एंटर कर रहे हैं इस सेगमेंट के अंदर, अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के अंदर। बिकॉज इनको ये रियलाइज हो गया है कि उस बिजनेस मॉडल में, वो जो प्राइम और नियर प्राइम वाला जो मॉडल है, उसमें आप हाई ROE नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें आपको स्प्रेड ही बहुत कम मिलता है। आप बजाज हाउसिंग का स्प्रेड देखोगे तो 1.7, 1.8, 1.9% के बीच का स्प्रेड रहता है। क्यों रहता है इतना कम स्प्रेड? बिकॉज अगर आप कॉस्ट ऑफ बोरोइंग देखोगे होम फर्स्ट का और बजाज हाउसिंग का, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बजाज हाउसिंग का जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो अराउंड 7.7% के आसपास है, होम फर्स्ट का जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो अराउंड 8.4% के आसपास है। तो कितना डिफरेंस है? 70 बेसिस पॉइंट का। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आप यील्ड में डिफरेंस देखोगे कि कितना इंटरेस्ट ये चार्ज करते हैं अपने बोरोअर को, तो बजाज हाउसिंग का जो यील्ड है वो 9.5% के आसपास है, और होम फर्स्ट का जो यील्ड है वो 13.5% के आसपास है। इनफैक्ट इंडिया शेल्टर का तो 14% क्रॉस कर देता है। तो आप देखो मतलब मार्केट से जो मैं पैसा उठा रहा हूं उसमें इन दोनों लेंडर्स के कॉस्ट में सिर्फ 70 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस है, 1% का भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो ये इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं अपने बोरोअर्स को, उसमें 4 से 5% का डिफरेंस है। इसी वजह से आप देखोगे कि स्प्रेड में इतना बड़ा गैप आ जाता है, मोर देन डबल हो जाता है स्प्रेड होम फर्स्ट का। और ऐसा भी नहीं है कि इनके कस्टमर्स में मतलब एसेट क्वालिटी में कोई सीरियस प्रॉब्लम है। इनका क्रेडिट कॉस्ट 30 से 40 बेसिस पॉइंट रहता है, बजाज हाउसिंग जो है वो 16, 20, 25 बेसिस पॉइंट क्रेडिट कॉस्ट पे डील करता है। तो यहां पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है पर लोन वो ज्यादा है, इसीलिए आप देखते हो इन कंपनीज के ROE बढ़ाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और उन कंपनीज को आप देखोगे तो उस कस्टमर्स के साथ में आप उतना बड़ा ROE नहीं बना सकते, तो इसलिए वो सारे कस्टमर धीरे धीरे यहां पे एंटर करते जा रहे हैं। इसीलिए होम फर्स्ट ने बोला कि हमको जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग में बेनिफिट मिलेगा ना, वो हम यील्ड में प्ले कर सकते हैं। हमारे पास में वो गैप है कि अगर कॉम्पिटिटर हमारी तरफ आया तो हम यील्ड थोड़ा और एग्रेसिव कर देंगे मार्केट शेयर गेन करने के लिए, बट एट द सेम टाइम मेक श्योर करेंगे कि स्प्रेड पे प्रेशर ना पड़े। तो उनके पास में वो लीवर है, वो एडवांटेज है कि यील्ड को कम करके भी स्प्रेड अच्छा कर सकते हैं वो सारे प्लेयर्स, उनके पास में अभी वो अपॉर्चुनिटी है। तो ये यही है बजाज हाउसिंग का मेन। तो ग्रोथ रेट इन्होंने थोड़ा सा घटा दिया है, प्रॉफिट इतना अच्छा नहीं बढ़ेगा, और स्प्रेड पे थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, कंपटीशन इंटेंसिटी बढ़ गई है, यही नेगेटिव है। बाकी तो मतलब एसेट क्वालिटी वगैरह इस कंपनी की अच्छी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो और बड़ा नेगेटिव पॉइंट है बजाज हाउसिंग के स्टॉक के व्यू से अगर आप देखो, तो वो है इसका हाई वैल्यूएशन। 5 के प्राइस टू बुक पे ये ट्रेड करता है। आई मीन अगर मैं अपना बोलूं, ऑफ कोर्स आपको तो अपना खुद स्टडी करके देखना है, तो मैं 5 का प्राइस टू बुक क्यों ऐसे बिजनेस को दूंगा जो 22, 23, 24% पे ग्रो कर रहा है, लो ROE है, 10, 11, 12% का ROE है। ऑलरेडी कितने सारे छोटे छोटे लेंडर्स अवेलेबल हैं जो इससे बेटर परफॉर्म करके दे रहे हैं। आप SBFC से लेकर के आई मीन लिस्ट ही खत्म नहीं होती है, इंडिया शेल्टर, आपका मास फाइनेंशियल्स, बहुत सारे अच्छे लेंडर्स है जिनकी एसेट क्वालिटी स्टेबल है, ग्रोथ 25% के आसपास है, प्राइस टू बुक 2 से 3 के बीच में है, या 3.5 के बीच में है, या इवन 4 के भी बीच में है। तो मेरे लिए वो ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी लगते हैं इन कंपैरिजन टू बजाज हाउसिंग। तो उसका वैल्यूएशन हमेशा से ही प्रॉब्लम रहा है। हाँ, बजाज का ब्रांड है, एसेट क्वालिटी में बहुत रेयर होगा कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस देखने को मिले, लेकिन उसके लिए मैं इतना प्रीमियम तो बिल्कुल पे नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे कहां री रेटिंग मिलेगा इस आई मीन
मीन आपका 1 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन बुक का साइज है, 22-23% पे आप ग्रो कर रहे हो। आपकी जो पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस, वो लगभग आपसे आप ही के सेम रेट पे ग्रो करके दे रहा है। तो आई मीन मेरे लिए तो ज्यादा बेटर फिर वो प्लेयर हो गया ना। तो वो चीज थोड़ा सा डिसएडवांटेज है बजाज हाउसिंग के साथ में। एज अ बिजनेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बस वही है कंपटीशन इंटेंसिटी बढ़ गई है तो थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजी। अब फोकस करते हैं तीसरे प्लेयर पे, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि बिजनेस ट्रैकिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है और कैसे आपको बिजनेस को ट्रैक करते करते अपना डिसीजन जो है वो चेंज करना होता है उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। तो 5 स्टार को भी आई मीन थोड़ा वैसे ओवरऑल आप उसी कैटेगरी में डाल सकते हो, एसबीएफसी, इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, एप्टस वैल्यू, जो इतने कंसिस्टेंट रहे हैं पिछले काफी टाइम से। इनफैक्ट जिन सेट ऑफ कस्टमर्स के साथ में ये डील करते हैं, इतने चैलेंजिंग कस्टमर्स, उसके साथ में बहुत एक्सेलेंट परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया है। डेकेड्स मतलब 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर्स का अगर आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो। ये कंपनी 40% पे ग्रो करती थी, गाइडेंस 35% का था, बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन इसको मिलता था, उसके बाद भी एक अच्छा स्कोप लगता था बिकॉज साइज छोटा है और आगे का ग्रोथ रनवे बहुत है इस कंपनी के पास। आरओई इनका 12% होता था, उसको मैनेजमेंट 18% तक लेकर के गया। सो सारा कुछ ठीक चल रहा था। इनफैक्ट अगर आप लास्ट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर देखोगे ना, तो वहां पे बाकी सारे लेंडर्स की एसेट क्वालिटी में थोड़े से प्रॉब्लम्स देखने को मिले थे। सबने रीजन दिया कि इलेक्शन था, हीट वेव था, ये सारे रीजंस थे। 5 स्टार ने उस कंडीशन में भी काफी अच्छे से अपनी एसेट क्वालिटी को मेंटेन करके रखा था और मैनेजमेंट ने उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि हमको पहले से पता था Q1 जो है वो सीजनली थोड़ा सा वीक रहता है और हमारे कस्टमर्स के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, वो स्कूल फीस वगैरह, ट्रैवलिंग एक्सपेंस बढ़ जाता है। तो हम अपने कस्टमर्स को प्रोएक्टिवली फॉलो अप कर रहे थे इन सारी चीजों के लिए कि वो अपने पेमेंट को मिस ना करे, अपनी ईएमआई को मिस ना करे, और इन केस अगर किसी के ऊपर ज्यादा ही खर्चा वगैरह आ रहा है तो वो पार्शियली पे कर दे, पूरा ईएमआई पे ना करे, पार्शियली पे कर दे। तो ये सारी स्ट्रेटेजी इन्होंने फॉलो करी थी अपने एसेट क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए। इनका Q2 का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, लेकिन स्टॉक में बहुत बड़ा करेक्शन आया था और हमने उस टाइम पे डिस्कस किया था। आप जाके देखोगे Q2 का एनालिसिस 5 स्टार का उस वीडियो में, तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि क्या मतलब क्यों कॉन्स्टेंटली ट्रैक करना चाहिए, क्या देखना चाहिए एक लैंडिंग बिजनेस के अंदर। सो अच्छे नंबर्स आने के बाद भी स्टॉक इनका इसलिए गिरा बिकॉज ये बिजनेस जो 35% बोल के 40% करता था, इन्होंने गाइडेंस अपना घटा दिया, 25% का ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने कर दिया। और वो उसका रीजन क्या था? उसका रीजन वो नहीं था जो बजाज हाउसिंग ने बोला, जो फिर भी ठीक है, मतलब कंपटीशन इंटेंसिटी बढ़ी है तो फिर भी चलता है। इन्होंने रीजन दूसरा वाला दिया था जो हमने डिस्कस किया था कि इनको एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम होने का एक रिस्क लग रहा था। इनका मानना था कि जो करंट एनवायरनमेंट है उसको देखते हुए मे भी कल को चल के हमारा कस्टमर्स में थोड़ा एनपीए बढ़ने का रिस्क है, तो उस वजह से इन्होंने ग्रोथ गाइडेंस घटा दिया। आप किसी भी लेंडर को अगर ये सुनते हुए देख लोगे ना, किसी भी मैनेजमेंट को ये वर्डिंग अगर उनकी आ गई कि ग्रोथ हम घटा रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं? बिकॉज एसेट क्वालिटी में कुछ रिस्क लग सकता है, या कल को चल के कस्टमर्स के साथ में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या जो इन्वायरमेंट है उसमें ज्यादा ज्यादा हाई पेस पे लोन ग्रो करना उतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा हमको। ये अगर आपने लाइन कहीं पे भी सुन ली तो आई मीन 99% केस में आप देखोगे कि आने वाले क्वार्टर्स में उस लेंडर का एनपीए बढ़ जाएगा। ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। मैंने जब से मैं लेंडिंग बिजनेस को ट्रैक कर रहा हूं, चाहे बैंक्स हो, एनबीएफसी हो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो, सबके साथ में एक कॉमन केस होता ही है। पहले वो ग्रोथ गाइडेंस घटाते हैं और रीजन यही देते हैं कि एसेट क्वालिटी में कुछ रिस्क लग सकता है, तो प्रोएक्टिवली कर रहे हैं, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में आई मीन उनका एनपीए बढ़ने लग जाता है। सेम आप देखोगे 5 स्टार के साथ में भी हुआ। स्टॉक जो इनका 950 क्रॉस कर गया था, 650 के आसपास आ गया। इतना बड़ा करेक्शन एक स्ट्रॉन्ग Q2 के रिजल्ट के बाद में। क्यों? बिकॉज कमेंट्री पढ़ ली मैंने मार्केट ने कि आप किस डायरेक्शन में अपने बिजनेस को देख रहे हो आने वाले क्वार्टर्स में। इनका Q3 में एनपीए बढ़ा, एसेट क्वालिटी डिटोरियोरेट हुई, ग्रोथ घट गया, प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ना शुरू हुआ Q4 तक। अब अगर आप Q1 का इनका अपडेट देखोगे, Q1 में इन्होंने बोला क्या था पूरे FY26 के लिए, तो गाइडेंस वही था 25% की ग्रोथ का। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस इन्होंने बढ़ा दिया था, पहले ये 0.5 से 0.7% का क्रेडिट कॉस्ट एक्सपेक्ट करते थे, अब इन्होंने 0.7 से 1% का गाइडेंस दिया था क्रेडिट कॉस्ट का। सो मोटा मोटा ये इनका आउटलुक था FY26 को लेकर के। सबसे पहले Q1 के रिजल्ट देखते हैं कि नंबर्स इन्होंने कैसे रिपोर्ट करे हैं। तो लोन बुक अगर आप देखोगे तो 20% से ग्रो किया है, यानी जितना गाइडेंस था उससे भी अंडर परफॉर्म किया है ग्रोथ के पैरामीटर पे। 20% का ग्रोथ है। ग्रॉस एनपीएस कंपनी का मोर देन 1% इंक्रीज हो गया वाई लेवल पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे तो 67 ऑलमोस्ट 70 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज है। 30+ डीपीडी कंपनी का ऑलमोस्ट 2% इंक्रीज हो गया। 30+ मतलब वो कस्टमर जो दो ईएमआई मिस कर चुका है, अभी तक पैसा नहीं आया, तो ये आपका ऑलमोस्ट 2% इंक्रीज हो गया। प्रॉफिट कंपनी का 6% से ग्रो किया है। जो प्रॉफिट इनका 35-40% पे ग्रो करता था, वो ग्रोथ आ गया आपका सिर्फ 6%।
निम पे प्रेशर है, ऑफ कोर्स आरओई पे प्रेशर है, और आरओई जो कंपनी का 18% क्रॉस कर गया था सिर्फ आप देखो 2-3 क्वार्टर्स के अंदर, अब ये वापस 16% पे आ रहा है। तो इस तरीके से बिजनेसेस में चेंजेस होते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये थ्योरी नहीं चलती कि 5 साल के लिए बिजनेस अच्छा है या 10 साल के लिए बिजनेस अच्छा है या 30 साल के लिए स्टॉक अच्छा है। आई मीन जो ये बोल रहा है वो सबसे बड़ा फ्रॉड है। आपको पता ही नहीं है कि बिजनेस ट्रैकिंग होता क्या है या बिजनेस एक्चुअली में कैसे वर्क करते हैं। एक एक क्वार्टर में आई मीन एक अनाउंसमेंट आता है, बिजनेस के सारे फंडामेंटल्स चेंज हो जाते हैं। तो हम क्या 30 साल की स्टोरी सोच के बैठे हैं। हाँ, मैं ये बोल सकता हूं कि बिजनेस का फंडामेंटल इतना स्ट्रांग है कि अगले 5-10 साल तक ग्रो कर सकता है, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि 5-10 साल तक के लिए अच्छा है। वो तो मुझे ट्रैक करना पड़ेगा ना हर क्वार्टर में। तो वही आप देखो कि फंडामेंटल्स पूरे इनके चेंज हो गए हैं। अब एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनमें, वो हमको देखना है। तो सबसे पहले तो आप इनका क्रेडिट कॉस्ट देखो, इनका प्रॉफिट क्यों सिर्फ 6% से ग्रो किया? बिकॉज क्रेडिट कॉस्ट वाई वाई 158% से बढ़ गया, यानी प्रोविजंस आपने 158% से बढ़ा दिए। तो और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 88%, यानी लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में आपके प्रोविजंस लगभग डबल हो गए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रोविजन डबल होना सबसे बड़ा एक रिस्क लगता है कि कंपनी की एसेट क्वालिटी में कुछ बहुत बड़ा सीवियर स्ट्रेस आ सकता है आने वाले क्वार्टर्स में। देन यील्ड अगर आप देखो इस कंपनी का, तो एक टाइम पे ये 24-25% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे, लेकिन Q2 ऑनवर्ड्स आप देखोगे जब इन्होंने कॉन कॉल में बोला कि हमको वो प्रॉब्लम लग रहा है, तो मैनेजमेंट ने सबसे पहले क्या किया, यील्ड कम करना शुरू कर दिया। क्यों करता है ऐसा लेंडर? बिकॉज उनको लगता है कि हम ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे तो शायद जो कस्टमर्स को लोन दे रहे हैं वो भी डिफॉल्ट करने लग जाए, तो ईएमआई का बर्डन थोड़ा कम कर देते हैं उनके ऊपर से, यील्ड वो कम करना स्टार्ट कर देते हैं। इन्होंने यील्ड कम किया, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग था वो मोर और लेस इनका सेम ही रहा। इसलिए आप देखोगे जो स्प्रेड कंपनी पहले कमाती थी लगभग 15% का, अब वो धीरे धीरे 13.9% के आसपास आ गया, लेस देन 14% हो गया। सो ये इंपैक्ट पड़ा कंपनी पे। देन इनका ज्योग्राफिकली अगर आप देखोगे ना, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन 3 स्टेट्स में ये काफी हैविली डिपेंडेंट है। और टिकट साइज में ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझना है, टिकट साइज ये कंपनी जो है मेजरली 3 से 5 लाख के बीच में देती है। 53% जो इनका लोन है वो 3 से 5 लाख के बीच में है। लेस देन 3 लाख, लास्ट ईयर 35 था, अभी 31 है। लेस देन 3 लाख का जो टिकट साइज होता है, और 5 से 10 लाख में पिछले साल 11% था, अभी 15% है। तो बढ़ क्या रहा है? 5 से 10 लाख का टिकट साइज 11 से 15%। कम क्या हो रहा है? लेस देन 3 लाख वाला 35 से 31%। क्यों कर रही है कंपनी ऐसा? हमने एसबीएफसी के कॉन कॉल में डिस्कस किया था। उनकी मैनेजमेंट ने क्या बोला कि जो लेस देन 10 लाख का टिकट साइज है एमएसएमई में, वहां पे सबसे ज्यादा रिस्क है, वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। इसीलिए स्ट्रेटेजिकली एसबीएफसी भी जो है वो थोड़े से हायर टिकट साइज में प्ले कर रहा है, मोर देन 10 लाख के ऊपर वो लोन दे रहे हैं इंक्रीमेंटली। तो इसीलिए वो कॉन्फिडेंट है कि हम उनका कहने का सिंपल सा मतलब है कि चैलेंजेस तो किसी ना किसी तरीके से आते रहेंगे बिजनेस के अंदर, स्पेशली लेंडिंग बिजनेस के अंदर, बिकॉज आप इकोनॉमी पे काफी ज्यादा डिपेंड कर रहे हो। सो आपको वहां पे स्ट्रेटेजी चेंज करनी है। अब एसबीएफसी इतना डाइवर्सिफाइड है, उन्होंने 16-17 स्टेट्स के अंदर अपनी प्रेजेंस बिल्ड करी हुई है, तो उनके पास में वो एडवांटेज है कि उसके अकॉर्डिंग वो प्ले कर सकते हैं। अब वो हायर टिकट साइज पे प्ले कर रहे हैं। 5 स्टार का पूरा बिजनेस मॉडल ही इन्हीं सेट ऑफ कस्टमर्स के साथ में बना है। ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोलते हैं, लोअर इनकम ग्रुप बोलते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स टाइप जो कस्टमर्स होते हैं, उन्हीं के ऊपर ही इनका पूरा बिजनेस मॉडल डिपेंड करता है। ये 3 लाख 5 लाख का एवरेज टिकट साइज रहा है स्टार्टिंग से, तो इनके लिए एकदम से स्विच करना इतना ज्यादा इजी नहीं है। इसीलिए ये कंपनी पिछले 3-4 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली ये सारे चैलेंजेस फेस कर रही है। तो ये ओवरऑल हाँ हमने डिस्कस कर दिया। एक इनका कलेक्शन एफिशिएंसी का भी नंबर देख लेते हैं। तो जैसे होम फर्स्ट का हमने देखा कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर घटा था, इनका भी आप देखो मार्च में जो कलेक्शन एफिशिएंसी था, चाहे यूनिक कलेक्शन एफिशिएंसी हो या टोटल कलेक्शन एफिशिएंसी हो, दोनों में डिक्लाइन है। यूनिक तो 96 से 95% आ गया, 1% का डिक्लाइन, और 30+ आप देखो लगभग 2% इंक्रीज हो गया। ग्रॉस एनपीए आपका 70 बेसिस पॉइंट इंक्रीज। तो हर एक पॉइंट से अगर हम देखें तो एसेट क्वालिटी पे काफी ज्यादा डिटोरिएशन देखने को मिला इस कंपनी के। तो ये ओवरऑल नंबर्स है 5 स्टार के। इनके नंबर्स एक्चुअली होम फर्स्ट के कंपैरिजन में भी ज्यादा खराब लग रहे हैं अगर आप एसेट क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बिकॉज होम फर्स्ट का प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, लोन बुक का ग्रोथ अच्छा है। हाँ, एसेट क्वालिटी देखने के बाद तो पहला फोकस उसी पे जाता है, लेकिन मैनेजमेंट ने वहां पे वो क्लैरिटी दिया कि क्या इश्यूज थे। 5 स्टार के तो ग्रोथ एकदम से चली गई है, 25% बोला था जो 40% करते थे, अब 20% किया है। डिसबर्समेंट में नेगेटिव ग्रोथ वाई भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। ग्रॉस एनपीए मोर देन 1% से इंक्रीज हो रहा है आपका, तो ये सारे ज्यादा रिस्की लग रहे हैं। अब देखते हैं कि इनकी मैनेजमेंट ने क्या बोला है कॉन कॉल के अंदर। सो
सबसे पहले आपका पॉइंट आता है कि 5 स्टार अभी क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। तो इनके चैलेंजेस जो हैं वो स्टार्ट होते हैं आपके माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री से। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री से क्यों स्टार्ट होते हैं? बिकॉज ये कंपनी तो सिक्योर लेंडिंग देता है, मतलब 100% एमएसएमईज को लोन देते हैं। तो जैसे हमने वो डिस्कस किया था ना कि सबका मतलब इम्पैक्ट जो है वो कनेक्टेड है। अगर आप माइक्रो फाइनेंस में एक तरीके से लिक्विडिटी पॉज कर रहे हो, तो वही माइक्रो फाइनेंस का कस्टमर जो है वो ये इन एमएसएमईज के का मेन कस्टमर हो गया था पिछले कुछ टाइम में। मतलब चाहे आपका क्या बोलते हैं उसको, जो एस्पिरेशन एक्सपेंसेस होते हैं एक तरीके के आके आपके, तो वो यही माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स कर रहे थे जिनके हाथ में लिक्विडिटी ज्यादा थी, कैश ज्यादा था। अब लास्ट 1 ईयर में हमने उसको एकदम से स्क्वीज कर दिया है, तो उन बिजनेसेस पे वो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इनकी कंपनी वही कह रही है कि ओवर लेवरेजिंग और जो मतलब हाई डेट था कस्टमर्स का, वो हमको इम्पैक्ट कर रहा है। प्लस हमारे जो कस्टमर्स थे जिन्होंने माइक्रो फाइनेंस लोन भी लिया था और ओवर लेवरेजिंग का प्रॉब्लम था उनके साथ में, ये इस तरीके के कस्टमर्स पहले हमारे 15% थे, आज के टाइम पे वो 20 से 25% कस्टमर्स है। मतलब 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का ये जो लोन बुक है ना, जो भी 12,000 13,000 करोड़ का, इसमें 20 से 25% कस्टमर्स जो है वो माइक्रो फाइनेंस के हैं। मतलब माइक्रो उनको ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो 5 स्टार का लोन कैसे रीपे करेंगे? तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है इस कंपनी के लिए। दूसरा, मैनेजमेंट कह रहा है कि लास्ट 18-24 मंथ्स में जो इतना हाई ग्रोथ बढ़ गया था आपका क्रेडिट का माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में, मतलब आप बैंक को देखो, सिक्योर्ड बैंक है वो भी जाके माइक्रो फाइनेंस लोन दे रहा था, और जो माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स हैं वो तो 50-60% पे ग्रो कर रहे थे। तो वो एकदम से जो इतना बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है, वो एक और बड़ा प्रॉब्लम हुआ है माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स के साथ में। बिकॉज एक तो उनकी वैसी एबिलिटी जो है पे करने की, वो इम्पैक्ट हो गई है, कैश फ्लो नहीं है, ऊपर से जो इनको लोन मिल रहा था वो भी रोक दिया गया है। हालांकि वो सही किया है जो रोका गया है, वरना प्रॉब्लम और बढ़ सकता था। लेकिन आई मीन वो प्रॉब्लम तो उनका बढ़ गया ना, वो रीपे नहीं कर पाएंगे बाकी लेंडर्स को भी जिनसे उन्होंने लोन लिया है। और इसके साथ में आपके कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी आ गए हैं, जैसे कर्नाटका का वो जो ऑर्डिनेंस आया, इस कंपनी का 6-7% जो लोन बुक है वो कर्नाटका में है। तो आई मीन ग्राउंड पे र्यूमर इस तरीके का है कर्नाटका में। ये सीए ग्रामीण के भी रिजल्ट्स में आप देखोगे, वो भी बार बार क्वार्टर हर एक कॉन कॉल में बोलता है। हालांकि उनके लिए प्रॉब्लम धीरे धीरे स्टेबल होती जा रही है। सो ग्राउंड पे चीजें, र्यूमर्स इस तरीके का है कि वो ऑर्डिनेंस आया है माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स के लिए, लेकिन जो सिक्योर्ड लोन जिन्होंने लिया है, जिन जिन कस्टमर्स ने लिया है, वो भी एक तरीके से आई मीन विलिंगली पे नहीं कर रहे। इस तरीके का एक कंफ्लिक्ट चल रहा है वहां पे, तो उसकी वजह से भी एनपीएस बढ़ रहे हैं, डिफॉल्ट रेट्स बढ़ रहे हैं कर्नाटका के अंदर। तो ये भी एक और चैलेंज है इस कंपनी के लिए। प्लस कंपनी कह रही है कि जो हमारे सेट ऑफ कस्टमर्स हैं जिनके साथ हम डील करते हैं, वो फाइनेंशियली इतने लिटरेट नहीं है। तो मतलब उनको इतना एजुकेशन नहीं है कि कितना लेवरेज आपको लेना चाहिए, लेवरेज को मैनेज कैसे करना चाहिए, और आई मीन जब आपका टाइम खराब चल रहा हो तब आपको क्यों लेवरेज कम कर देना चाहिए, तो ये सारी एजुकेशन उनको नहीं है। तो डेट को कैसे मैनेज किया जाता है, इस आई मीन वो भी उनको नहीं अच्छे से आया। तो वो एक तरीके से उस ट्रैप में फंस गए हैं जो हमको ये चैलेंज कर रहा है लास्ट 3-4 क्वार्टर से। तो ये इनके बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। अब 5 स्टार ने क्या किया है इसको ठीक करने के लिए, इस कंपनी ने क्या किया है? तो सबसे पहले ये कंपनी जो कर रही है कि जो बिलो 3 लाख वाला जो टिकट साइज का लोन है, उसमें से अपना एक्सपोजर कट कर रहे हैं। हमने अभी इनके वो चार्ट देखा, जो पहले 35% था, अभी 31% है सिर्फ। मैनेजमेंट कह रहा है कि ये साल एंड होते, मतलब FY26 एंड होते होते, इस 31% को हम लगभग 25%, 20% तक लाना चाहते हैं बाय द एंड ऑफ FY26। इसका क्लियर मतलब है कि 5 स्टार इंक्रीमेंटल यानी फ्रेश लोन जो भी देगा मार्केट के अंदर, वो इनका कोशिश रहेगा कि लेस देन 3 लाख वाले कैटेगरी में ना दे। कहां फोकस कर रही है कंपनी? 5 से 10 लाख वाले कैटेगरी के अंदर। तो कंपनी कह रही है 5 से 10 लाख जो अभी 15% है, इसको हम 25% तक लेके जाना चाहते हैं। तो 5 से 10 लाख में थोड़ा सा सेफ्टी ज्यादा है, वो कस्टमर्स के ऊपर लेवरेजिंग का प्रॉब्लम ज्यादा कम है, उनकी इनकम एबिलिटी थोड़ी सी अच्छी है, तो कंपनी वहां पे फोकस करना चाह रही है। तो पहला काम ये कर रहे हैं कि बिलो 3 लाख एक्सपोजर कम कर रहे हैं, और 5 से 10 लाख में अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं। ये सबसे पहला काम कर रही है कंपनी। और जो इन्होंने 200 बेसिस पॉइंट का जो यील्ड रिडक्शन किया है, जो इंटरेस्ट रेट कट किए हैं इन्होंने, इनका कहना है कि वो हमको एक एडवांटेज देगा कॉम्पिटिटर से compete करने में। बिकॉज 5 से 10 लाख में आपके बाकी प्लेयर्स भी आ जाते हैं ना, वो भी compete करने आ जाएंगे उस एरिया में। तो कंपनी कह रही है कि जो हमने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, वो हमको एक एज देगा कि हम उन कस्टमर्स पे फोकस कर सकते हैं। और क्योंकि ऑलरेडी 15% हमारे बुक में अभी वैसे कस्टमर्स हैं 5 से 10 लाख में, तो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए वो नया एरिया होगा। तो हमें, हमारे पास उसका एक्सपर्टीज है कि उनको कैसे एक्वायर करना है। दूसरा, कंपनी क्या कर रही है
उन लोकेलिटीज को, उन कॉलोनीज को, उन एरियाज को इस तरीके से इन्होंने स्पेसिफाई कर लिया है जहां पे हाई लेवरेज वाले कस्टमर्स हैं, जिनके ऊपर डेट ज्यादा है। तो उन एरियाज में, उन कॉलोनीज में कंपनी बिल्कुल लोन नहीं दे रही है, डिसबर्समेंट बिल्कुल बंद कर दिया इन्होंने। तो ये एक दूसरा स्ट्रेटेजी कंपनी फॉलो कर रही है। तीसरा ये क्या कर रहे हैं, हर एक कस्टमर का लोन सैंक्शन करने से पहले बहुत अच्छे तरीके से क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेकिंग कर रही है कंपनी कि उसके ऊपर टोटल लेवरेज कितना है, और अगर लेवरेज ज्यादा है या लोन टू वैल्यू रेशियो ज्यादा है। लोन टू वैल्यू रेशियो मतलब क्या हो गया कि उसने एसेट दिया 100 रुपीज का कोलेटरल और उसके अगेंस्ट में लोन ले रखा है 70 रुपीज का, तो मतलब रिस्क ज्यादा है, उसको भी लोन नहीं देंगे। तो कंपनी तीसरा काम एक तरीके से ये कर रही है। चौथा तो वही मतलब बेटर क्वालिटी कस्टमर्स पे फोकस कर रहे हैं, उसके साथ में जो फाइनेंशियली लिटरेट कस्टमर्स है उन पे फोकस कर रही है कंपनी। मतलब जिनको ये समझ है, ये अंडरस्टैंडिंग है कि डेट को कैसे मैनेज किया जाता है। अगर आपने बिजनेस पर्पज से लोन लिया है तो आपको वो प्रोडक्टिविटी में ही लगाना चाहिए, जिससे आपकी इनकम बढ़े, और कल को चल के अगर आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहले आप डेट को कम करो, उस ट्रैप में ना फंसो कि आप और डेट ले रहे हो, फिर दूसरे को दे रहे हो, दूसरे से लेके तीसरे को दे रहे हो। तो जिनको ये अंडरस्टैंडिंग है, मैनेजमेंट का कहना है, उन कस्टमर्स पे हम फोकस कर रहे हैं। इसके साथ में और कंपनी क्या कर रही है, इन्होंने हायरिंग करी है कलेक्शन ऑफिसर्स, ऑलमोस्ट इन्होंने 2000 कलेक्शन ऑफिसर्स कर दिए हैं, 200 की और हायरिंग करी है। और इन्होंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है कि ये जो कलेक्शन ऑफिसर्स है ना, ये सिर्फ उन कस्टमर्स पे फोकस करेंगे जो डीपीडीज में है, मतलब जिन्होंने एक ईएमआई या 2 ईएमआई मिस कर दी है। इनका सेल्स का कोई टारगेट नहीं होगा। और जो बाकी के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, सेल्स ऑफिसर्स हैं, वो लोन डिसबर्समेंट के साथ में हमारा कलेक्शन का भी काम करेंगे। तो ये इनकी एक और स्ट्रेटेजी है। देन इसके अलावा और कंपनी क्या कर रहा है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रांचेस वगैरह एक्सपैंड कर रहे हैं अपना। एंड ओवरऑल तो यही है, ये 4-5 स्ट्रेटेजी कंपनी फॉलो कर रही है, जिससे थोड़ा सा रिस्क को ये कम कर रहे हैं। अब पॉइंट आता है कि अगर आप इनका गाइडेंस देखोगे इस साल का, तो इन्होंने गाइडेंस नहीं घटाया है। ये एक अच्छी चीज है इस पूरे रिजल्ट और कॉन कॉल में, सबसे बड़ी अच्छी चीज यही है कि अभी भी इन्होंने गाइडेंस वही 25% का दिया है पूरे साल का। इस साल इस क्वार्टर में हालांकि 20% है, बट वो कॉन्फिडेंट की है कि पूरे साल में 20% हम कर लेंगे। दूसरा, अगर आप क्रेडिट कॉस्ट को देखोगे तो उसका गाइडेंस इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। पहले 1% तक का अपर रेंज था, अब इन्होंने 1.2% कर दिया है। आई थिंक एसबीएफसी का भी क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस सेम ही है, 1.2 1.3%, तो सेम अब इनका भी हो गया है। यानी लोअर रेंज से अगर आप देखोगे तो इन्होंने 40 से 50% जो है वो क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस इंक्रीज कर दिया है। पहले 0.7 से 1% था, अब 1.2% कर दिया है कंपनी ने, तो वहां पे थोड़ा सा इंक्रीज किया है। दूसरा, अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की, तो उसमें कंपनी 12 से 15% का ग्रोथ देख रही है इस साल FY26 के अंदर। लोन बुक ग्रोथ 25%, प्रॉफिट ग्रोथ 12 से 15%। क्यों? बिकॉज आपका वो क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाएगा ना, पहले 0.7% था, अब 1.2% क्रेडिट कॉस्ट हो गया, यानी मैं ज्यादा प्रोविजनिंग करूंगा तो मेरे प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ेगा। तीसरा, ये यील्ड भी तो कम कर रहे हैं। जब ये 5 से 10 लाख वाले कस्टमर में जाएंगे तो उनको आप वैसा इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं कर सकते जो आप बिलो 3 लाख वाले को करते हो। तो बिलो 3 लाख वाला आपका 31 से अगर 25 आएगा, 5 से 10 लाख वाला आपका 15 से 25 जाएगा। तो जिसको ईल्ड आप इतना ज्यादा चार्ज करते थे, वो ईल्ड आपको कम करना पड़ेगा, तो ईल्ड पे थोड़ा प्रेशर रहेगा। हालांकि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में एडवांटेज देखने को मिलेगा, और क्योंकि आप बेटर क्वालिटी कस्टमर्स के पास जाओगे तो आपका क्रेडिट कॉस्ट में भी थोड़ा सा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है कि हम फिर भी कंजर्वेटिव गाइडेंस ही देंगे। क्रेडिट कॉस्ट हमारा 1.2% ही अभी के लिए हम मानेंगे, और हमारा मानना है प्रॉफिट ग्रोथ 12 से 15% का ही रहेगा। तो ये ओवरऑल इनका गाइडेंस है, गाइडेंस में इन्होंने चेंज नहीं किया है। पॉइंट आता है कि गाइडेंस में कंपनी ने चेंज क्यों नहीं किया है जब इस तरीके के चैलेंजेस वो देख रहे हैं। सो इनका कहना है कुछ हमने पॉजिटिव चीजें भी देखी हैं अभी इंडस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले तो इनका कहना है कि अगर आप देखोगे माइक्रो फाइनेंस जो लेंडर्स हैं, अनसिक्योर्ड लेंडर्स हैं, इन्होंने पिछले 1-1.5 साल 2 साल के अंदर ना बिल्कुल ही कट कर दिया है, लोन देना ही एकदम से बंद कर दिया है। इससे क्या हुआ है, ओवर लेवरेजिंग का प्रॉब्लम जो बढ़ता ही जा रहा था, सबसे पहले वो कंटेन हुआ और अब वो धीरे धीरे स्टेबलाइज होता जा रहा है। तो ये एक अच्छी पॉजिटिविटी हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से हमने ये गाइडेंस को मेंटेन रखा है। दूसरा, कंपनी कह रही है आरबीआई और एमफिन की ने जो गार्डरेल्स वगैरह लगाए हैं, जो 1 अप्रैल से आपके अप्लाई हुए हैं, कि वो नंबर ऑफ कस्टमर्स, सॉरी, वो कस्टमर्स जिन्होंने 4 लेंडर से लोन ले रखा है उसको और एक्स्ट्रा लोन नहीं मिलेगा। तो वो भी एक हेल्प कर रहा है कस्टमर्स के ऊपर से लेवरेजिंग कम करने को। फिर इसके साथ में एक और गार्ड रेल क्या है कि अगर कस्टमर का टोटल लेवरेज अभी 2 लाख है तो भी उसको और लोन नहीं मिलेगा, वो एलिजिबल नहीं है फ्रेश लोन के लिए। तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं कि आपका जो रिस्क है उसको कम कर रही हैं। देन इसके साथ में कंपनी का कहना है कि जो आई मीन स्मॉल बोरोअर्स जो हैं, जो ये माइक्रो फाइनेंस के जो बोरोअर्स हैं, इनके ऊपर से ओवरऑल थोड़ी सी ओवर लेवरेजिंग भी कम हुई है। वो किस वजह से हुई है? बिकॉज काफी सारे लेंडर्स ने पिछले कुछ टाइम में राइट ऑफ किया है।
सो राइट ऑफ करने से क्या होता है कि मेरे को जिसको ईएमआई देना था, अब मुझे उसको ईएमआई पे नहीं करना है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो मेरी जो ईएमआई पे करने की जो पहले लाइबिलिटी मान लो 5 या 6 लेंडर्स को थी, वो अब 3 या 4 लेंडर्स को रह गई है। तो मेरी प्रायोरिटी उसमें किसको होगी? मेरी प्रायोरिटी उसको होगी जहां जिसके पास मेरा कोलैटरल है, या चाहे मैंने होम लोन लिया हो या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया हो, तो मैं उसको ईएमआई पे करना प्रेफर करूंगा। तो ये भी एक रीजन है कि 5 स्टार कह रहा है कि इसकी वजह से भी कस्टमर की पेइंग एबिलिटी जो है हमारी तरफ वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। और लास्टली एक इन्होंने पॉइंट बोला है कि अगर आप इकोनॉमी का परफॉर्मेंस भी देखो, स्पेशली रियल स्टेट के रिलेटेड जो हमारे लोअर मिडिल क्लास जो कस्टमर्स हैं, जो प्लम्बर है, जो आपका कारपेंटर वगैरह का जो काम करते हैं, उनका बिजनेस ठीक चल रहा है, उनके कैश फ्लो पे इंपैक्ट नहीं पड़ा है। तो थोड़ा सा हमको ये भी कॉन्फिडेंट देता है। और जो सेम होम फर्स्ट वालों ने बोला कि जुलाई ऑनवर्ड्स हमको कलेक्शन एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, वो ये भी कह रहे हैं कि हमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है इन कंपैरिजन टू अप्रैल। तो ये 4-5 रीजन है जिसकी वजह से इनकी मैनेजमेंट ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है, और वो कॉन्फिडेंट है कि ओवरऑल ये नंबर्स वो अचीव कर लेंगे। तो 5 स्टार का क्या पूरा समरी निकला कि नंबर्स खराब हैं और अभी सिचुएशन अच्छी नहीं है कंपनी के लिए, बट जो इन्होंने पहले बोला था उसको लेकर के ये अभी कॉन्फिडेंट है कि आने वाले क्वार्टर्स में या पूरे FY26 में उसको अभी ये अचीव कर सकते हैं। Q3 ऑनवर्ड्स इन्होंने बोला है कि ओवरऑल आप हमारे प्रॉफिटेबिलिटी में भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखोगे और एसेट क्वालिटी धीरे धीरे स्टेबलाइज करेगा। सबसे जो बड़ा हाईलाइट और रिस्क लगा था 5 स्टार के नंबर को देख करके कि बाकी सारे लेंडर्स का जो एसेट क्वालिटी खराब हुआ था वो आपका Q3, Q2, Q1 में हो गया था लास्ट ईयर के, और अभी Q4 में तो सबका पीक हो गया था। इस कंपनी का पिछले के क्वार्टर्स में इतना खराब एसेट क्वालिटी का नंबर नहीं आया जितना अभी आया है, तो इनका बिल्कुल ही अपोजिट केस हुआ। तो ये काफी रिस्क लगा मार्केट को भी, एंड एक्चुअली मुझे भी कॉन कॉल से पहले कि कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है जैसे अभी हमने इंडसइंड बैंक के साथ में देखा, एक्सिस बैंक के साथ में देखा। तो ऐसा तो नहीं कि कोई बबल था जो एकदम से अभी निकला है और आने वाले क्वार्टर्स में अब सडनली एनपीए इंक्रीज देखने को मिलेगा। बट मैनेजमेंट ने ये कमेंट्री दिया है कि कुछ एरियाज में प्रॉब्लम है, लेकिन ओवरऑल ये कॉन्फिडेंट है कि फुल ईयर बेसिस पे जो इन्होंने पहले नंबर्स गाइड किए थे उसको ये अचीव कर लेंगे। बट करना तो हमको वही है ना कि ट्रैक करना है, अभी तो चीजें अच्छी नहीं है। हाँ, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, बट चांसेस हैं कि आगे चल के उनका कॉन्फिडेंस चेंज हो सकता है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और हो सकती है। सो वो हमको देखना होगा। और 5 स्टार के साथ में एक जो काफी नेगेटिव केस था, इसके स्टॉक को इतना प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता था, 5 के 6 का प्राइस टू बुक इसको मिलता था। सो अब तो बहुत ठीक ठाक रीरेटिंग हो चुकी है, 3 के आसपास प्राइस टू बुक है इस बिजनेस का। सो अभी तो नहीं, लेकिन जब भी इनकी रिकवरी होगी ना, और ये बिजनेस इन्होंने एक और चीज क्या किया है, इनको एक एनालिस्ट ने इस कॉन कॉल में अगले 3 साल का गाइडेंस पूछा। तो ये एक्चुअली में कॉमन सेंस की बात है, जब बिजनेस की अभी ऐसी सिचुएशन हो, अभी अगले क्वार्टर में क्या होगा पता नहीं है, तो 3 साल का वो कैसे गाइडेंस देंगे। लेकिन उन्होंने गाइडेंस नहीं, एक उन्होंने आउटलुक दिया है, एक उन्होंने अपना एस्पिरेशन दिया है कि हम चाहते क्या है। उनका कहना है कि हमारा बिजनेस का जो बेस है ना वो काफी छोटा है, और ये पूरा एमएसएमई लेंडिंग स्पेस हमारे टिकट साइज में जो अपॉर्चुनिटी है वो 22 लाख करोड़ का है। सो वी आर कॉन्फिडेंट कि 25% के रेट से हम ग्रो करने चाहिए, सब कुछ ठीक रहा तो 25% का ग्रोथ कैगर हमारा रहना चाहिए इन नेक्स्ट 3 इयर्स। दूसरा, कंपनी का कहना है कि प्रॉफिट ग्रोथ हमारा 15 से 18% के कैगर का होना चाहिए। इस साल कम रहेगा 12 से 15%, बिकॉज वो सारे रीजंस जो इन्होंने बताए, लेकिन आगे चल के प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होनी चाहिए। और क्रेडिट कॉस्ट का इन्होंने जो कंपनी पहले 0.5 0.67% का गाइडेंस देती थी, अब इनका कहना है 1.2% का हम क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस देंगे। अभी जो मैक्रो एनवायरनमेंट है उसको लेकर के, हो सकता है कल को चीजें चेंज हो जाए तो हमारा क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव हो जाए, लेकिन हम कंजर्वेटिव गाइडेंस देंगे, इसीलिए प्रॉफिट ग्रोथ 15-18%। वरना क्रेडिट कॉस्ट अगर वापस से पुराने वाले लेवल पे आ जाए तो कंपनी को तो ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिलेगा। और एक जो सबसे अच्छा इन्होंने गाइडेंस दिया जो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा, वो आरओई को लेकर के। तो इनका कहना है आरओई अभी तो आप देखोगे हमारा 16% के आसपास जा रहा है, लेकिन हमारा एस्पिरेशन है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में जैसे हम ये वाला फेज कंप्लीट कर लेंगे, ये जो चैलेंज वाला चल रहा है, हमारा आरओई हम वापस से 18-20% लेके जाएं। तो ये आरओई इंप्रूवमेंट वाला जो ट्रिगर होता है ना, ये कोई भी मैनेजमेंट दे, चाहे लैंडिंग बिजनेस हो चाहे नॉन लैंडिंग बिजनेस हो, ये बहुत पॉजिटिव होता है किसी भी शेयर होल्डर के लिए। बिकॉज इसका मतलब क्या है कि बिजनेस जो है वो डिपेंडेंट हो रहा है अपने खुद के कैपिटल के ऊपर, उसको उसकी डिपेंडेंसी जो है बाहर के कैपिटल पे, फंड रेजिंग पे या एक्सटर्नल बोरोइंग्स पे, वो बहुत कम होती जा रही है। और उन स्टॉक्स को सबसे ज्यादा री रेटिंग होती है जब भी उनका आरओई ऊपर की तरफ जाता है। तो आरओई का गाइडेंस काफी बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन हाँ अभी नियर टर्म में तो बहुत अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो हमको ट्रैक करते रहना है। बट मेरा पॉइंट ये है कि ये जिस तरीके का बिजनेस है ना 5 स्टार का, अगर आप इनका लास्ट 20 ईयर्स का 10 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, 10 ईयर्स में इनका ग्रॉस एनपीए कभी 3% भी नहीं हुआ है।
मतलब ऐसा डीमोनेटाइजेशन का साइकिल आया, कोविड आया, बहुत सारे क्राइसिस आए, कितने सारे एनपीएस तो आपके कितने सारे लेंडिंग बिजनेसेस तो आपके बिल्कुल ही खत्म ही हो गए, लेकिन इस कंपनी का ग्रॉस एनपीए कभी भी 3% नहीं गया, तो उस चीज पे काफी अच्छा कंट्रोल है। इनफैक्ट अगर आप इनका मतलब हिस्टोरिकली अगर आप इनका एलजीडी देखोगे ना, एलजीडी मतलब लॉस गिवन डिफॉल्ट, यानी कि एक बोरोअर अगर मेरा डिफॉल्ट करता है तो मेरा टोटल कितना लॉस होता है, तो वो इनका 15 से 20% है। यानी 80 से 85% जो लोन का वो अमाउंट होता है वो कंपनी रिकवर कर लेती है, और वो जो 15 से 20% भी लॉस होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट लॉस नहीं होता है, वो कंपनी इंटरेस्ट लूज करती है। इसीलिए आप देखोगे कि जो अकाउंट इनके एनपीए भी हो जाते हैं उस पे भी कंपनी जो आईआरआर अर्न करती है वो 18 से 20% का आईआरआर अर्न करती है, मतलब उनके उनके प्रॉपर्टी वगैरह से जो अमाउंट ये लिक्विडेट करते हैं। तो आई मीन उस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो बिजनेस का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। एंड जब भी इनकी रिकवरी होगी, नियर फ्यूचर में तो अभी पॉसिबल नहीं है, ट्रैक करना है हमको, लेकिन जब भी इनकी रिकवरी होगी तो ये बोल रहे हैं 25%, लेकिन इनकी कैपेबिलिटी है और इन्होंने करके दिखाया है कि 30-35% के रेट से ये बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं, बेस अभी भी छोटा ही है। तो 25-30% का ग्रोथ, इंप्रूविंग आरओई, 18-20% का आरओई, आई मीन तब ये बिजनेस एक बहुत अच्छा डील होगा। अभी इनका प्राइस टू बुक 3 के आसपास है, अगर उस टाइम पे अगर अच्छी सिचुएशन में आई मीन मुझे 3.5 का भी प्राइस टू बुक पे करना होगा ऐसे बिजनेस, इस बिजनेस के लिए, तो आई मीन मैं काफी कंफर्टेबली पे करूंगा। आई मीन प्रीमियम पे कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल इसके कंपैरिजन में कोई दूसरा बिजनेस है जो इससे कम वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, स्टिल मेरा जो कंफर्ट है वो 5 स्टार के साथ में जाएगा, बिकॉज वही जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और जो इन्होंने करके दिखाया है। लेकिन हाँ, ये आई मीन पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा कोई गारंटी नहीं होता, हमको बस ट्रैक करते रहना है, देखना है कि ये वाला फेस ये कब तक कंप्लीट करते हैं। तो ये पूरा डिस्कशन था इन तीनों बिजनेसेस के ऊपर। एक बार शॉर्ट में कंक्लूड करें तो होम फर्स्ट के नंबर्स जरूर खराब हैं, लेकिन कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्लैरिटी दिया कि कोई सीरियस स्ट्रेस वो किसी भी ज्योग्राफी किसी भी प्रोडक्ट सेगमेंट के अंदर नहीं देख रहे हैं, और चीजें जुलाई से उनके लिए इंप्रूव होनी स्टार्ट हो गई है। स्टॉक उनका बहुत प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा था, तो एक वो भी रीजन था कि डीरेटिंग देखने को मिला, अदरवाइज चीजें वहां पे ठीक है। बाकी हमको ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होना है और क्लोजली मॉनिटर करना है। दूसरा है बजाज हाउसिंग, उसका तो डिस्कस कर लिया, वैल्यूएशन ही बहुत हाई है, और दूसरा हाई कंपटीशन इंटेंसिटी की वजह से वो बिजनेस अब ग्रोथ गाइडेंस घटा दिया उन्होंने। और तीसरा है आपका 5 स्टार, जिसके नंबर्स काफी खराब हैं। कॉन कॉल में एक पॉजिटिव बस यही है कि मैनेजमेंट अपने पुराने गाइडेंस को मेंटेन करके चल रहा है, बट नियर टर्म उसका अच्छा नहीं है, क्लोजली उसको भी मॉनिटर करना है, देखते हैं। वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं Q3 ऑनवर्ड्स चीजें उनके लिए ठीक होगी, और काफी सारे लेंडर्स ये बोल रहे हैं Q3 ऑनवर्ड्स चीजें हमारे लिए ठीक होगी। सो अभी नियर फ्यूचर में ऑफकोर्स 5 स्टार में तो कुछ पॉइंट बनता नहीं है, लेकिन ट्रैकिंग हमको करते जाना है कब चीजें इंप्रूव होती हैं इनके लिए। तो ये तीनों लेंडर्स पे हमने डिस्कस कर लिया, इनका आगे का आउटलुक समझ लिया। आपकी जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।